हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी डीवी की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, देखो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, जो हमने प्रेमबल में कवर कर लिया था। सेक्शन 1 में आपको अब कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि आपने इनैक्टमेंट डेट एंड कमेंसमेंट डेट पढ़ ली है, आपका प्री का काम हो गया। सेक्शन 2 में जो है वो क्या पढ़ना है ये देखो। सेक्शन 2 में आपको पढ़ना है एग्री पर्सन की डेफिनेशन, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन, मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन, मॉनिटरी रिलीफ की डेफिनेशन और रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 4 नंबर का आएगा ये, शेयर हाउस होल्ड की डेफिनेशन। ये आपको याद करनी है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। मैं आज आपको डेफिनेशन याद कराने वाला हूँ, कैसे करना है, कितना करना है, सारा आपको कवर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपना एग्रीड पर्सन की डेफिनेशन को। अब एग्री पर्सन की देखो, आपने पढ़ना कैसे है, करना तो हमने यही कि यही याद है, लेकिन हमने इसको रीड कैसे करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले इसको हमने अलग से लिख लिया। ठीक है, अब इसको कर दिया बड़ा। ओके, देखो एग्रीड पर्सन, अब इसको आपने तोड़ना है। ठीक है, आपने इसको तोड़ना है। आप कैसे तोड़ोगे, अगर आप ऐसे हाईलाइट कर लोगे ना, ऐसे ऐसे हाईलाइट कर लोगे तो अभी तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन बाद में समझ नहीं आएगा आपको। तो आपको, आप चाहते हो कि अगर आप एक ही बार देखो और आपको एक ही बार में याद हो जाए, तो इसका बनाओ फ्लो चार्ट। तो हमने बनाया फ्लो चार्ट। ठीक है, ये मिसेस बाहुबली है, ये इसके हाथ और लंगड़ी हो रही है ना, पतली हो गई है, तो ये एग्रीड पर्सन है। ठीक है, ये एग्रीड पर्सन है। तो ये कौन होगी, ये हमेशा एक वुमेन होगी। वुमेन में क्या क्या आता है हमने कवर कर लिया। एग्री पर्सन कौन होता है, एक वुमेन होता है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ वर्ड हु इज और हैज़ बीन का मतलब जो है हिंदी में मत समझना, एक सेकंड बताता हूँ इसको। हु इज और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट बना तो चलो रिस्पोंडेंट। ठीक है, चलो ये बना दिया आपने। ओके, अब आगे आता है हु अलेजेस। नाउ शी अलेज व्हाट, शी अलेजेस दैट शी हैज़ बीन subjected to domestic violence by the respondent। ठीक है, by the respondent, by whom, by the respondent। ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक से डेफिनेशन थी। अब आपको ये फ्लो चार्ट आपने बना लिया, 1 सेकंड लगेगा आपको देखने में। अच्छा, एग्री पर्सन इज अ वुमेन हु इज और हैज़ बीन इन रिलेशनशिप, बिल्कुल फटाफट फटाफट आपको सारा कवर हो जाएगा। अब ये जो वर्ड है हैज़ बीन, क्या इसका मतलब होता है डाइवोर्सी वुमेन? नहीं, नो, नेवर। ठीक है, देयर शैल बी आ डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, अगर वाइफ जो है वो डाइवोर्स्ड हो चुकी है और बोल रही है मैं कभी तो रहती थी ना, कभी तो मैं रिलेशनशिप में थी, नहीं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का होना मैंडेटरी है। ये हैज़ बीन का मतलब ये नहीं है डाइवोर्सी वुमेन इसमें इंक्लूड होगी, नो, नेवर। इसका मतलब होता है कि ये एक वाइफ है, ये एक हस्बैंड है। वाइफ जो है इसके घर पे कभी रह रही थी, इसके घर पर जो शेयर हाउस होल्ड होगा जो हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ कभी रह रही थी, कभी रह रही थी। लेकिन ये वाइफ अभी भी है, ये डाइवोर्स नहीं है, हस्बैंड ने इसको घर से निकाल दिया तो अब ये नहीं रह रही है। तो हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे जो है उसमें डाइवोर्सी वुमेन नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है। अगर आपका रिलेशनशिप मैंडेटरी नहीं है तो आप अपने पार्टनर पे कैसे केस फाइल करोगे? एक लड़की का तलाक हो चुका है कि मेरा पति मेरे को मारता था, हस्बैंड से तलाक हो चुका है कि मेरा पति मेरे को मारता था, अब ये दोबारा 10 साल के बाद आती कि मेरा पति कभी मारता था, मुझे दोबारा से मेंटेनेंस चाहिए। ये क्या बात हुई? तो हैज़ बीन का मतलब समझ लेना, इसमें डाइवोर्सी वीमेन इसमें इंक्लूड नहीं होता। हैज़ बीन का मतलब होता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही है, और रिलेशनशिप में तो रह रही है लेकिन अब वो साथ नहीं रह रही, मतलब घर में साथ नहीं रह रही, उसको घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो हु इज़ और हैज़ बीन इन अ रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क है, ये इसको याद रख लेना। ठीक है, ये वर्ड ये बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है ये। चलो अब रिस्पोंडेंट पढ़ लो। रिस्पोंडेंट कौन होगा?
रिस्पोंडेंट मतलब एनी अडल्ट मेल पर्सन, ये अडल्ट मेल को कट कर देना, इसको अब नहीं करते, ये हट गया है, ये ओमिट हो चुका है वर्ड, ठीक है। एनी पर्सन, एनी पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है। सास जो है क्या बहू पे केस फाइल कर सकती है? हाँ कर सकती है, एनी पर्सन, ठीक है। देखो ये बहू है, बहू कहती है कि सास के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप है हमारा। सास मेरे पे क्रुएल्टी करती है, दहेज की मांग करती है, बच्चा पैदा करने की जिद करती है कि बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक तेरा। तो सास क्या है? एनी पर्सन है, एनी पर्सन है। और जो बहू और सास का कनेक्शन है, रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, तो सास जो है रिस्पोंडेंट बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। इस पे 2 केस लॉज है, मैं आपको जब डिक्टेशन करवाऊंगा इसके ऊपर वो मैं करवा दूंगा। एक आपका केस आएगा हीरालाल हरसोरा का, और एक आपका आएगा संजना वानखेड़े का केस, ठीक है। एक आएगा स्नेहा लता शर्मा का। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, उसको मैं आपको याद करा दूंगा, चिंता ना करो। अभी ये बेरेक की क्लास है, बेरेक बेस्ड क्लास है, ये बहुत ही बेसिक चल रहे हैं, दूसरा लेक्चर है हमारा कुल मिला के, चिल करो आप, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट मतलब कोई भी पर्सन जिसके साथ जो है, जिसके साथ एग्रीव पर्सन जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है, और जिस पे एग्रीव पर्सन ने रिलीफ मांगी है कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा, मुझे रिलीफ चाहिए, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट को पढ़ लेते हैं, ये हो गया रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब एनी पर्सन हु इज और हैज़ बीन इन आ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, बिल्कुल सेम आ जाएगा। एंड अपॉन हुम आप सिंपल लिख देना, एंड अपॉन हुम या अगेंस्ट हुम द एग्रीड पर्सन हैज सॉट एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट। सिंपल। रिस्पोंडेंट मतलब एनी पर्सन हु इज और हैज बीन इन अ रिलेशनशिप with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया बहुत ही बेसिक सी बात कि एग्रीव पर्सन कौन होता है, रिस्पोंडेंट कौन सा होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि क्या एग्रीव पर्सन गर्लफ्रेंड हो सकती है और रिस्पोंडेंट जो है बॉयफ्रेंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और लिव इन रिलेशनशिप जो है इनका एज अ मैरिज दिखता है, इनका लंबे समय से रिलेशनशिप में रह रहे थे ये लोग, और ये लोग बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, तो गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड पे केस फाइल कर सकती है। सास जो है बहू पे कर सकती है, बहू जो है सास पे कर सकती है, बहन जो है अपने भाई पे कर सकती है, बेटी जो है अपने पापा पे कर सकती है, किसी पे भी कर सकती है। कोई भी लड़की किसी भी पर्सन पे जो फैमिली मेंबर है, चाचा हो गया, मामा हो गया, मामी हो गई, बहन हो गई, सास हो गई, बहू हो गई, कोई भी हो गया, आप किसी पर भी केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि वो विद इन द फैमिली है। विद इन द फैमिली कोई भी बंदा, आपको बताना होगा कि मेरा इसके साथ क्या नाता है, ये मेरी बहन लगती है जी, ये मेरे भाई लगते हैं जी, ये मेरी सास लगती है जी, ये मेरा पति लगता है जी। कोई भी बंदा हो सकता है रिस्पोंडेंट, एनी पर्सन, ठीक है। अगेंस्ट होम एग्रीव्ड पर्सन है जिसने रिलीफ मांगी है, ठीक है। जो अभी तो हमने बहुत ही बेसिक बात पढ़ी है, इसके अंदर और ज़्यादा हम अभी डीप में जाएंगे। तो आज आपके लिए एग्रीव्ड पर्सन रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन होगी, छोटा सा काम हो गया आपको, बस अब ये याद करना है आपने कि एग्रीव्ड पर्सन कौन था और रिस्पोंडेंट कौन था, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर केस लॉस करेंगे, उसके अंदर फिर हम और भी चीज़ें पूछेंगे जो इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। आपको प्री में कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, मेंस में आपसे कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, पूछेंगे तो पूछेंगे सिर्फ इंटरव्यू में कि ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या। ये तो अभी आपका बेसिक लेवल हो गया। अब बेसिक से एडवांस जाना है आपने। बेसिक से एडवांस कैसे जाओगे आप? बेसिक से एडवांस ऐसे जाओगे कि आपने एग्रीड पर्सन के ऊपर प्रोपोजिशन निकाली है। मैं पूछूंगा कि ये ऐसा हुआ तो कैसा होगा, क्या ये आपका केस बन सकता है या नहीं बन सकता, क्या ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। तो ये हम एडवांस नॉलेज में जाएंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको सिंपल पता लगाना है कि एग्रीड पर्सन क्या था और रिस्पोंडेंट क्या था। बस इसको आप याद करो बैठ के, इसके आंसर राइटिंग करके दिखाओ। और अगर आपको आंसर राइटिंग अपनी चेक करवानी है, आप मेरा इंस्टाग्राम पेज जो है जुडिशरी मेड ईजी, जुडिशरी_मेड_ईजी, इस पर आप अपना आंसर राइटिंग सेंड कर देना मुझे, ठीक है। मैं आपको जो है इसका आंसर चेक करके दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।